की तपिश को मुस्कुरा के झेलिए साहब। धूप चाहे कितनी भी क्यों न हो, समंदर सूखा नहीं करते। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गिरिजेश कुमार मल एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरुकुल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत अ गर्ल विद ए बास्केट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अ गर्ल विद ए बास्केट को विलियम सी डगलस ने लिखा है। विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1898 में हुआ था और 81 इयर्स की एज में ये 19 जनवरी 1980 में एक्सपायर हो गए थे। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, लेकिन अ गर्ल विद ए बास्केट उन चुनिंदा बेहतरीन ऐसे में से एक है जिसको इन्होंने लिखा है। आइए हम ऐसे की बात कर लें। एक्चुअली विलियम सी डगलस 1950 में भारत भ्रमण पे आए थे। आप भी जानते हैं कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था और उस समय बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियां थी जिससे कि भारत को जूझना पड़ रहा था। उन्हीं विषम परिस्थितियों में से, उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या थी शरणार्थियों से संबंधित समस्या। एक्चुअली लगभग 90 लाख शरणार्थी अपना रुपया, पैसा, घर बार सब कुछ छोड़ करके धार्मिक कट्टरता के डर से भारत में बसने के लिए पाकिस्तान छोड़ करके आ रहे थे। ऐसे शरणार्थियों के बच्चों से किसी एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे लेखक की मुलाकात हो जाती है। लेखक इन शरणार्थियों के बच्चों की गरीबी को देखता है, उस गरीबी से जूझते हुए अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हुए देखता है और उससे बहुत प्रभावित होता है। और विशेष करके एक 9 वर्षीय बालिका जो अपने आत्म सम्मान की भावना से लेखक को बहुत प्रभावित करती है, उसका इस लेखक में, इस चैप्टर में लेखक ने बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। इस चैप्टर में लेखक ने अपने भारत भ्रमण के दौरान जो कुछ देखा, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता, यहाँ के लोगों की शिष्टता, रहन सहन, व्यवहार, ये सारी चीजों का जिक्र किया है और अंत में ये महसूस किया है कि इन सारे कारणों की वजह से उसे भारत से प्रेम होने लगा है। तो लेखक ने अपने इस यात्रा के दौरान क्या क्या महसूस किया, क्या क्या देखा और अपने इस निबंध में, ऐसे में क्या लिखा है, आइए उसका हम अध्ययन करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर अ गर्ल विद ए बास्केट। I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. Dear students, मैं आपको एक एक लाइन की मीनिंग बताऊंगा। वैसे भी जो टफ शब्द हैं उसकी मीनिंग हमने रेड कलर में लिख दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो चलिए हम एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेखक विलियम सी डगलस कहते हैं कि मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से प्रस्थान किया, क्योंकि बरेली तक तो मैं ट्रेन से जा रहा था एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद हमें रानीखेत तक कार से जाना था। अब रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट राइज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। रानीखेत 120 मील एरिया में बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने 600 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ ब्रिटिश अंग्रेजी सेना की एक छावनी थी। तो वहां हमें कार से जाना था। फिलहाल अभी लेखक जो कि नई दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से यात्रा कर रहा है, तो आगे जिक्र करता है कि द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन की रफ्तार धीमी थी एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पे रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई swung open the door of my compartment and walked the platform. हर स्टेशन पे जहां ट्रेन रुकती थी, मैं, क्योंकि ट्रेन का जो दरवाजा होता है घुमा करके खोला जाता है, तो तुरंत मैं अपने कंपार्टमेंट यानी कि डिब्बे की
दरवाजे को खोलता था और प्लेटफॉर्म पे उतर करके टहलता था। और क्या करता था? तो द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, बेगर्स, हॉकर्स। एक्चुअली लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान जब ये प्लेटफॉर्म पे उतर रहा था तो जो जिन जिन लोगों को देखा उनका यहाँ पे वर्णन किया है। कह रहा है कि द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल, जो प्लेटफॉर्म थे वो लोगों से भरे हुए थे। कैसे कैसे लोगों से भरे हुए थे? सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, भिखारी और हॉकर्स यानी कि फेरी वाले जो अपने वस्तुओं को आवाज देकर के बेचते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैरों से था। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए था। ये लाइन दर्शाता है कि भारत में वास्तव में उस समय काफी गरीबी थी। लेखक आगे कहता है कि आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था तो उसमें कोई ऐसा एक व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। और यदि वो व्यक्ति मिल जाता था इंग्लिश बोलने वाला तो फिर क्या होता था? वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। तो जब इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति कोई मिल जाता था तो लेखक कहता है कि हम उससे सांसारिक मामलों के बारे में बातचीत करते थे और उस दिन के न्यूज पेपर में जो मुख्य टॉपिक हुआ करता था उस पर हम डिस्कशन करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitude and reports। लेखक कहता कि इस प्रकार मैं लोगों से बातचीत करके राष्ट्र के प्रति लोगों की क्या विचारधारा है, क्या दृष्टिकोण है, क्या सोच है, उसको मैं परखने की कोशिश करता था, उसको जानने की कोशिश करता था। The route lay through one of the richest of India's agricultural area। और जो रास्ता था ट्रेन का वो भारत के एक बहुत ही उपजाऊ कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के गुजर रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, और ये जो रास्ता था, ये जो क्षेत्र था वो गंगा का ऊपरी मैदानी भाग था जहां पे 1000 feet above sea level but tropical। ये जो एरिया था वो समुद्र लेवल से हजारों फीट की ऊंचाई पे था, लेकिन उष्ण कटिबंधी था, ट्रॉपिकल था। उष्ण कटिबंधी यानी जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। तो लेखक आगे कहता है कि द गंगा वॉज ब्राउन सेल्ड स्वॉलन विद फ्लड वाटर्स। गंगा में उस समय पूरा एकदम बाढ़ आया हुआ था। गंगा एकदम ब्राउन कलर की, भूरी मटमैली कलर की हो गई थी, तलछट उस पे एकदम अफनाई हुई थी। एंड इट्स ओवरफ्लो इनअंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। और इसके बाढ़ की वजह से, जो सैलाब की वजह से हजारों एकड़ जो धान की फसल थी वो डूब गई थी। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। लेखक कहता है कि टू द नॉर्थ, जिस रूट से मैं जा रहा था उसके उत्तर में जंगल था जिसमें बड़ी बड़ी एकदम मनुष्य के सर से ज्यादा ऊंचाई तक घास थी और एकदम लगातार पूरा घास ही घास। हाँ, यदा कदा उसमें कुछ पेड़ों के झुंड थे, छिटपुट पेड़ों के झुंड मिल जाते थे जिसमें टाइगर यानी चीता, हाथी, अजगर और काले नाग वगैरह हो सकते थे, रहते होंगे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन्टल। अब इस जंगल के अलावा पूरा एकदम क्षितिज तक एकदम एक बराबर समतल भूमि दिखाई देती थी, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सीक्रेट बनियान ट्री ऑफ बाय रोज ऑफ पाकर ट्री shaped like elms and having thick twisted trunks। हाँ, लेकिन यहां वहां कहीं कहीं पे
पवित्र बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, जो कि इल्म एक प्रकार का पेड़ है जो कि अपने वहां नहीं पाया जाता है, उधर ब्रिटेन वगैरह में पाया जाता है। तो लेखक कहता है कि इल्म के पेड़ के समान बरगद का पेड़ यदा कदा और या पाकड़ के पेड़ों की कतारें दिख जाती थी, जो कि जिसकी जो शाखाएं थी, ट्रंक्स थी, वो एकदम लपेटे हुए, एकदम जैसे आपने देखा होगा पुराना बरगद का पेड़ वगैरह जड़ टाइप का लटका रहता है, तो उसी को ट्रंक्स बोलते हैं। तो जिसमें से ट्रंक्स लटकी हुई थी। हार्ड ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हार्ड ह्यूमिड नमीदार गर्म हवा जो है वो दक्षिण से और पश्चिम से बह रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग, चिपकाए हुए टू देम विद एंड राइडिंग अंडरनीथ सॉन्ग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। अच्छा, जो बंदर थे, इसमें जो कुछ मादाएं बंदर थी जो अपने बच्चों को अपने पेड़ से चिपकाए हुए थी, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झूल करके स्टेशन पे भोजन की तलाश में छलांग लगा रही थी। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग्स। लेखक कहता है कि जिन गांवों से होकर के हम गुजरे, उन गांवों के जो मकान थे वो कच्चे दीवारों के बने हुए थे, गाय के गोबर, मिट्टी और पानी से मिलकर के बना हुआ था। Their peaked roofs were thatched bundle of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters। अब इन घरों के जो छत थे, चोटीनुमा जो छत थे, वो घास के बंडल से, घास के पुलिंदा से, बांस के पोल के सहारे और रेफ्टर यानी कि बल्लियों के सहारे छाए हुए थे। That day the pumpkin vines that grew over them were in blooms। अब उन दिनों उन छपरों के ऊपर कद्दू की लताएं फैली हुई थी और एकदम बिल्कुल हरी भरी खिली हुई थी। And trailing sticks of yellow over drapes walls, और जो भद्दे भद्दे जो दीवाल थे उनके ऊपर जो उसकी लताएं लटकी हुई थी, उसमें जो पीले पीले फूल खिले हुए थे, वो ऐसा प्रतीत होता था दूर से देखने से कि उस पे धारीदार रेखाएं बनी हुई हैं। तो इस प्रकार जो रूरल जो ब्यूटी था उससे भी लेखक काफी प्रभावित हुआ था। आगे फिर क्या होता है उसको भी देखते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। चूंकि मैं हर स्टेशन पे उतरता था, लोगों से बातचीत करता था और लोगों के नब्ज को टटोलने की कोशिश करता था, यहाँ के लोगों के बात व्यवहार विचारधारा को समझने की कोशिश करता था। लेकिन लेखक कहता है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन वाज टॉकिंग विद द पीपल वाज अनइंटरप्टेड। मेरा लोगों से बातचीत करने का जो एक सिलसिला था वह एक स्टेशन पे बाधित हो गया, अवरुद्ध हो गया। क्या हुआ? एज सून एज आई एलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। ज्यों ही मैं इस स्टेशन पे उतरा, युवा बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का जो समूह है वो हमें चारों तरफ से घेर लिया। They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple design and patterns। और ये बच्चे हाथ से बुनी हुई टोकरियां बेच रहे थे। सरकंडे, रीड यानी सरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे, जो एकदम सिंपल तरीके से, सरल आकार प्रकार से थी, सिंपल तौर तरीके से बुनी हुई थी। उन टोकरियों को बेचने की कोशिश कर रहे थे। They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire। लेखक कहता है कि वे अपनी टोकरियों को उठाते थे और तेज तेज शब्दों में कुछ चिल्लाते थे। लेखक कह रहा कि मैं उनकी भाषा तो नहीं समझ सकता था, लेकिन उनकी इच्छाओं को जो वो व्यक्त करना चाहते थे, जो कहना चाहते थे, उसको मैं साफ साफ अच्छी तरह से समझ लिया था। These were refugee children। ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed होता है घोषित होना, अनाउंस होना, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences। ये शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो लाखों लोग जमीन घर बार छोड़ करके, अपना निवास स्थान छोड़ करके पलायन कर गए थे।
लगभग 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासीज। लगभग 90 लाख लोग धार्मिक कट्टरता की वजह से, धार्मिक कट्टरता के डर से पाकिस्तान छोड़ करके भारत में पलायन कर लिए। दे वेर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, ये लोग पहले भी गरीब थे, एंड दे वेर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रेक। अब जब इतनी लंबी दूरी चल के आए तो और भी गरीब हो गए। क्यों? फॉर दे ऑल कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स। क्यों? क्योंकि वो वहां से ला आ सकते थे थोड़ी बहुत खाने की चीज, और जो बहुत ही खास उनके लिए आवश्यकता के जो सामान थे उसी को ला सकते थे। एंड सोन दे वर आउट ऑफ फूड, और जो भी वो खाने पीने की चीज लाए वो रास्ते में ही समाप्त हो गए। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद जब वहां से वो रवाना हुए थे, पलायन किए थे पाकिस्तान से भारत के लिए, तो रास्ते में अब चूंकि जो भी खाने पीने की चीज थी वो समाप्त हो गई, तो अब भूख की वजह से रास्ते में कमजोरी के नाते गिरते गए, और जहां गिरे वहीं पे मर गए। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। They are their parents or relatives had gathered in the city, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded, खचाखच भरे होना। कह रहा आगे लेखक कि ये बच्चे या इनके माता पिता या इनके रिश्तेदार शहरों में आकर के इकट्ठा होकर के और सड़क के किनारे स्टॉल लगा करके, दुकानें लगा करके और छोटी छोटी साधारण चीजों का निर्माण करके, उत्पादन करके, उसको बना करके और उस बाजार में बेच करके अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे ऑलरेडी बहुत ही भीड़ थी। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. सड़कों के किनारे पंक्तिबद्ध तरीके से, लाइनबद्ध तरीके से ये लोग कपड़े से या घास फूस से छा करके टेंट नुमा अपना निवास बनाए थे, उसी में रहते थे। अब the peasants among these refugees had been accustomed, माना होता अभ्यस्त होना, आदि होना, to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not exceed on an average $100 a year. अब इन शरणार्थियों में पीजेंट्स में होता है किसान। लेखक उस किसानों की स्थिति के बारे में बता रहा है कि जो इन शरणार्थियों में जो किसान थे वो बहुत थोड़े में ही अपनी आजीविका चलाने के लिए अभ्यस्त थे। क्यों? क्योंकि कृषि कार्य करने वाले एक परिवार के जो वार्षिक एनुअल जो इनकम थी, एनुअल इनकम जो थी वो $100 से ज्यादा की नहीं थी। पूरे साल की कमाई $100 से ज्यादा नहीं थी। The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. जो एक अकुशल मजदूर होता है उसकी जो आमदनी थी वो एक दिन की 30 सेंट से ज्यादा नहीं थी और सप्ताह में $2 से ही कम थी। यानी कि देयर इज 1 meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. अब यहां पे देखिए कह रहा है कि इतनी थोड़ी सी आमदनी में जो लोग थे उनको दिन में केवल एक बार भोजन मिलता था। उस भोजन में क्या होता था? एक रोटी, एक प्याज, एक कटोरी दाल दूध के साथ और शायद थोड़ा बहुत बकरी के दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। कोई चाय नसीब नहीं होती थी, काफी नसीब नहीं होती थी, वसा यानी घी नसीब नहीं होता था, मिठाई या गोश्त बिल्कुल भी नहीं। इतनी आमदनी में
आगे कहता है, बताता है यहाँ पे इन लोगों की आर्थिक स्थिति को लेकर कि $100 से ईयर इज नॉट $2 से भी। अगर एक साल का $100 भी हुआ तब भी एक सप्ताह में $2 नहीं हुए। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। और इसके बावजूद भी ये थोड़ी सी जो अमाउंट है यानी कि $2 पर वीक भी कमाना यहाँ के लोगों के लिए, जो शरणार्थी लोग थे उनके लिए बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उस बाजार में ले जाकर के अपनी वस्तुओं को बेचना था जहां पे गरीब लोग ही रहते थे। यानी कि यहाँ के लोग तो ऑलरेडी गरीब थे, तो उन गरीबों में अपनी वस्तुओं को बेच करके और सप्ताह में $2 कमा लेना या साल में $100 कमा लेना, ये भी बहुत ही मुश्किल भरा कार्य था। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts। और यही कारण था कि ये जो बच्चे थे वो मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। An American was doubtless the most promising market they had seen। लेखक कहता कि मैं एक अमेरिकन बेशक रूप से निसंदेह इन बच्चों के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद यानी आशाजनक मार्केट था। उनके नजरों में मैं एक अच्छा खरीदार साबित हो सकता था और यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे हमारे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े, चारों तरफ से मुझे घेर लिए थे। I bought one teeny basket for a few anna, another fruit baskets for a bit more, a beautiful vest paper basket for a rupee, a lovely saving basket for a rupee, a few fans for an anna or two a piece। लेखक कहता है कि मैंने कुछ आने दे करके एक प्यारी सी छोटी सी टोकरी खरीद ली, कुछ और आने दे करके फल रखने के लिए फ्रूट्स वाली टोकरी खरीद ली, रद्दी कागज रखने के लिए $1 में हमने एक सुंदर सी टोकरी खरीद ली, सिलाई का सामान रखने के लिए हमने $1 में एक और टोकरी खरीद ली, और एक एक आना या दो आना करके हमने कुछ पंखे भी खरीद लिए थे। My arms were filled and I had not spent 50 cents। मेरे हाथ भर गए और अभी तक मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च कर पाए। The children passed in shouting their wares। बच्चे आते गए और अपने वस्तुओं का, अपने माल का सामान लेकर के चिल्लाते रहे। I was prisoner, completely surrounded, unable to move। और मैं उनके बीच में एकदम कैदी सा घिरा हुआ था, बिल्कुल चलने फिरने में असमर्थ था। The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। लेखक कहता है कि इन बच्चों में जो सबसे डिलीजेंट यानी कि मेहनती, परिश्रमी, आक्रामक जो विक्रेता थी वो 9 साल की एक सुंदर सी बच्ची थी जो ठीक मेरे सामने थी। She had a lovely basket with handles। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत टोकरी थी जिसमें मुठिया लगा हुआ था। And she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents। और इस टोकरी के एवज में वो $1.5 या लगभग 30 सेंट्स चाहती थी। यानी कि वह लड़की अपनी टोकरी को $1.5 या 30 सेंट्स में मुझसे बेचना चाहती थी। She was an earnest pleader। बहुत ही लगन से, बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपना पक्ष रखने वाली लड़की थी, निवेदन कर रही थी। There were tears in her eyes। उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones that would ring any heart। वह इस आवाज में, इस टोन में निवेदन कर रही थी, विनती कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि किसी भी व्यक्ति के सामने अगर उस टोन में अगर निवेदन किया जाए तो उसका हृदय द्रवित हो जाए। फिर क्या होता है? लेखक कहता है कि my arms were full। मेरे हाथ तो भरे हुए थे। I had no room। मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी। Let along any need। आवश्यकता की तो बात छोड़ दीजिए। For another baskets। Balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of changes।
perhaps 50 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl had imploringly before me. लेखक क्या करता है, अपनी इन टोकरियों को और पंखों को अपने बाएं हाथ में संतुलित करते हुए, व्यवस्थित करते हुए अपने कोट के दाहिने जेब में हाथ डालता है और एक मुट्ठी भर रेजकारी निकालता है। लगभग कुल मिला जुला करके 15 सेंट के आसपास रहे होंगे। लेखक कहता है कि इसको जो वो लड़की विनम्रता पूर्वक हमारे सामने अपनी टोकरी उठा करके बेचने का प्रयास कर रही थी, उसकी टोकरी में डाल दिया। एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज अ सब्स्टिट्यूट। मैंने उस लड़की को समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि मैं इस टोकरी को तो नहीं खरीद सकता, लेकिन उपहार स्वरूप, दान स्वरूप मैं इतना दे रहा हूं। I realized at once what offense I had given. मैं तुरंत समझ गया कि मुझसे कौन सा अपराध हो गया है। That child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. लेखक कहता है कि वह 9 साल की बच्ची जो फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहने हुए थी, जो भूखमरी के कगार पे थी, वो अपनी ठोड़ी उठाई, टोकरी में हाथ डाली और पूरे गरिमा के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ वो पैसा मुझे लौटा दी। There was only one thing I could do. अब मेरे पास केवल एक चीज था जो मैं कर सकता था। I bought the basket. क्या कर सकता था? टोकरी खरीदने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने टोकरी खरीद ली। She wiped her eyes, smiled and dashed down the platform. वो अपने आंसू पोंछी, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म की तरफ मुंह करके दौड़ती हुई चली गई। Headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. और उसका चेहरा उस झोपड़ी की तरफ था जिस झोपड़ी में आज की रात कम से कम 30 सेंट तो मिले ही होंगे। लेखक कहता है कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने ये कहानी, यानी जो दृश्य मैंने देखा, उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। लेखक कहता है कि मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया कि मैं भारत से प्रेम करने लगा हूं, और यह भी एक कारण था, उस लड़की की का जो व्यवहार था, उसका जो प्रभाव था, वह भी एक कारण था जिसकी वजह से लेखक को भारत से प्रेम हो गया था। और लेखक ने क्या लिखा है? लेखक ने लिखा कि द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस। लेखक लिखता है कि भारत में मैं जिन लोगों से मिला, जिनको देखा, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे उच्च कार्यालयों में काम करने वाले लोग हों, have both pride and lively sense of decency and citizenship. सबके अंदर सज्जनता का भाव, प्रेम का भाव, शिष्टाचार की भावना, नागरिकता की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। They also have a passion for independence. स्वतंत्रता की जो भावना थी वो भी उन लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। और सबसे जो इंपैक्ट वाली लाइन लेखक ने लिखा है इस चैप्टर में वो है कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in secular and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. लेखक अंत में लिखता है कि ये सुंदर बच्ची जो गंदगी में पैदा हुई, गरीबी में पैदा हुई, जो व्याकरण और रहन सहन, तौर तरीके दोनों के दृष्टिकोण से अनएजुकेटेड थी, अनभिज्ञ थी, अशिक्षित थी, अनजान थी, had given me a glimpse of the warm soul of India. वो भी मुझे भारत के आत्मा की झलक दिखा गई। तो इस प्रकार इस चैप्टर में लेखक ने अपने यात्रा के दौरान जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया, उसका वर्णन किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर विधिवत तरीके से समझ में आया होगा।
अच्छा लगा होगा। आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और इसमें अगर और भी गुंजाइश हो तो उसका भी सुझाव दीजिए। आपके सुझाव का स्वागत है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।